अच्छा, तो उसको स्टार्ट करने से पहले एनवायरनमेंट की टाइप्स थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ स्टेट्स का। लेट्स सपोज हम लोग एक गेम खेल रहे हैं टिक टैक टो। आप सबको उस गेम का अंदाजा होगा। तो फर्ज करने ये बोर्ड है, ये एक ब्लैंक पूरा बोर्ड है और स्टार्ट में अटैम्प आपका है, फर्स्ट अटैम्प आपने परफॉर्म करना है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? सब 9 चॉइसेस हैं, सही है ना? ये सबको पता है बात। तो इसका मतलब है आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्टार्ट में, आप कोई भी चीज परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, गेम आप जीतने के लिए खेलते हैं, जाहिर सी बात है। और जब आप जीतने के लिए खेलते हैं तो सामने वाला भी जीतने के लिए खेल रहा है। तो फर्ज कर ले अगर मैं ये बोर्ड्स बना सकूं, तो मैं ये बोर्ड्स बनाता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं इस चीज को एक कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ स्टेट्स का, कि स्टेट का मतलब क्या होता है एआई में या ट्री के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेट्स होती हैं उसका मतलब क्या है यहाँ पर। तो फर्ज कर लें इनिशियली आपके पास 9 चांसेस हैं, और आप डेफिनेटली जब गेम खेलेंगे तो कोई एक बनाएंगे, लेकिन आपको पता होगा कि भाई ये 9 जो है मेरे पास मौजूद है। नहीं, मैं किसी और कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर स्टेट से मुराद क्या होती है, बस 2 मिनट दे दें मुझे, आपकी समझ में आ जाएगा। देखें, गेम्स से इसलिए समझाया जाता है क्योंकि गेम्स के अंदर आपके पास इन्वायरमेंट जो होता है वो कम्प्लीटली एक्सेसिबल होता है। बस 1 मिनट और मुझे दे दें। चार चार ऐड एक। अब देखें, सपोज कीजिए कि भाई आपकी बारी है, तो या तो आप यहाँ बनाते, या यहाँ बनाते, या आप यहाँ बनाते, या यहाँ बनाते, या यहाँ बना सकते थे। यहाँ भी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है, एंड यहाँ भी ऑप्शन है। इसका मतलब है स्टार्ट में चाहे मेरी बारी हो या आपकी बारी हो, फर्स्ट करें मैं कंप्यूटर हूँ और आप यूजर हैं, तो आपके पास 9 चांसेस हैं और आपने ये बना लिया। मोस्ट प्रोबेबली सेंटर में बनाते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है। तो आपने यहाँ बना लिया। अब मुझे बताइए कि आपकी बारी के बाद अब मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? सबको पता है ये बात 8 है, सही है। तो मैं सिर्फ एरो बना के आपको ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कल ये रहा कि स्टूडेंट को जब तक कंप्लीट बात ना समझाई जाए उनकी पिक नहीं कर पा रहे थे वो। इसका मतलब है अगर फर्ज करें आपने ये बारी अटेम्प्ट की होती तो मेरे पास 8 ऑप्शन होते, लेकिन अगर फर्ज करें आपने ये बारी अटेम्प्ट की होती तब भी मेरे पास कितने ऑप्शन होते? 8। यहां पर भी 8, सब जगह 8 ऑप्शन होते। तो इतनी बात जो मैंने आपको बताई है, उसके बाद कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करूं तो फर्स्ट लेवल में मेरे पास कितनी नोड्स हैं? ये नोड्स कहलाएंगी, 4 4 8 1 9। फर्स्ट लेवल पे कितनी नोड्स हैं मेरे पास? 9। तो सेकंड लेवल पे कितनी नोड्स होंगी मेरे पास? अगर मैं कंप्लीट ट्री डिजाइन करूं तो सेकंड लेवल पे मेरे पास कितनी नोड्स होंगी? अगर मैं कंप्लीट ट्री डिजाइन करूं तो सेकंड लेवल पे मेरे पास कितनी नोड्स होंगी? ये आपके सामने सब बना तो दी, फिर भी जवाब गलत आ रहा है, फिर भी जवाब गलत आ रहा है, फिर भी जवाब गलत आ रहा है। भाई ये 8 8 8 कितने होगा सब मिला के? ये 8 8 8 9 8 72, 9 8 72। भाई देखिए ये कितने लोग हैं टोटल पहले लेवल पे? लेवल तो पता है ना ट्री का लेवल क्या होता है? ट्री का लेवल तो पता है ना क्या होता है? ट्री का लेवल तो सबको पता होगा क्या होगा, ये लेवल 1 है। तो इसमें कितने चाइल्ड हैं? 9। कितने हैं? 9। तो हर किसी के 8 हैं। सेकंड लेवल पे हर किसी के साथ कितने ऑप्शन निकल सकते हैं? 8। तो 9 8 का क्या हो गया? 72। 9 8 का क्या हो गया? 72। इसका मतलब है सेकंड लेवल पे अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो 72 चाइल्ड हैं। इज इट क्लियर? तो अगर मैं अब फर्ज कर लें कि ये वाली चीज हमने चूज की होती और इसके बाद आपके पास जो 8 ऑप्शन थे, मेरे पास जो 8 ऑप्शन थे, उनमें से मैं एक ऑप्शन चूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपने यहां बनाया हुआ है,
मेरे पास अभी भी 8 ऑप्शन है, लेकिन मैं ये वाला चूज कर रहा हूं। तो अब अगर आपकी बारी है, एक बारी मेरी एक बारी आपकी, तो ये बारी आपकी थी, ये बारी मेरी थी। अब जब आपकी बारी होगी तो आपके पास कितने ऑप्शन होंगे यहाँ पर? 7। सही है, सही है, 7 ऑप्शन होंगे। ये हमने कैसे निकाला था टोटल? इधर कितने चाइल्ड थे? 9, उनको किससे मल्टीप्लाई कर दिया था? ऑप्शन से। 9 8 था क्या हो गया? 72। 9 8 था क्या हो गया? 72। तो इसका मतलब है यहां पर कितने चाइल्ड बनेंगे थर्ड लेवल पे? थर्ड लेवल पे नहीं, थर्ड लेवल पे टोटल चाइल्ड आप लोग जवाब नहीं दीजिए, सिर्फ मेरी बात सुनिए। फर्स्ट लेवल पे कितने लोग थे? फर्स्ट लेवल पे कितने थे? फर्स्ट लेवल पे कितने लोग थे? 9। ये बात समझ में आ गई सबके? अब हर 9 के कितने चाइल्ड है? 8। तो आपने 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 8 से। आपने 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 8 से। फर्स्ट लेवल पे 9, सेकंड लेवल पे हर 9 का 9 के 8 चाइल्ड, तो ये कितने हो गए? 72। इसका मतलब है सेकंड लेवल पे कितने लोग हैं? 72। थर्ड लेवल पे हर 72 में से हर किसी के कितने चाइल्ड हैं? 7। कितने चाइल्ड हैं? 7। इज इट क्लियर? नहीं, फिर 56 आ रहा है। अजीब सी बात हो रही है, मैं इतने आसान अल्फाज में समझा रहा हूं, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा। अब मेरी बात समझिए बाकी सब लोग, मुझे बताइए फर्स्ट लेवल पे कितने लोग हैं टोटल? जिसकी नहीं आया उसकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट लेवल पे कितने लोग हैं? 9। सेकंड लेवल पे हर किसी के पास 8 ऑप्शन है, तो 9 8 का क्या हो गया? 72। अब थर्ड लेवल पे हर 72 के पास 7 ऑप्शन है, तो कितने हो जाएंगे? 72 इंटू 7। अच्छा, दोबारा बता दें स्टार्ट से? चलें स्टार्ट से बताते हैं। ये स्टेट स्पेस में समझाना बहुत जरूरी है, वरना स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। बिल्कुल, ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि नंबर 504 आ रहा है या वट जो भी आ रहा है। ये फर्स्ट लेवल हो गया भाई, ये सबकी समझ में आ गया। अब फर्स्ट लेवल को अगर हम कंटिन्यू करें तो इसके कितने चाइल्ड थे? इस 1 का मतलब क्या है कि आपने 1 इंडेक्स पे बनाया है। इस 2 का मतलब क्या, आपने 2 इंडेक्स पे बनाया है। इस 3 का मतलब क्या, आपने 3 इंडेक्स पे बनाया है। इस 4 का मतलब क्या, आपने 4 इंडेक्स पे बनाया है। तो अगर फर्स्ट करें आपने 1 पे बनाया है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं 2 पे बना लूं। आपने 1 पे बनाया, मैं 3 पे बना लूं। आपने 1 पे बनाया, मैं 4 पे बना लूं। आपने 1 पे बनाया, मैं 5 पे बना लूं। आपने 1 पे बनाया, मैं 6 पे बना लूं। आपने 1 पे बनाया, मैं 7 पे बना लूं। आपने 1 पे बनाया, मैं 8 पे बना लूं। और आपने 1 पे बनाया, मैं क्या बना लूं? 9 पर। इस 1 का मतलब क्या है? ये आपका मार्क बना हुआ है। इस 2 का मतलब है मैंने 2 पे बनाया। इस 1 का मतलब है आपकी बारी हो चुकी है, मैं 3 पे बना रहा हूँ। ये पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। ये चीज समझ में आई जो लाइन मैंने लिखी? सबकी समझ में आ गई? इसका मतलब है अगर फर्ज करें आप 9 पे बनाते, कहाँ बनाते? 9 पे, तो आपका 9 रहता और मैं कहाँ बना सकता था? 1 पर। मैं बना सकता था 9 2, मैं बना सकता था 9 3, मैं बना सकता था 9 4, मैं बना सकता था 9 5, मैं बना सकता था 9 6, मैं बना सकता था 9 7, और मैं बना सकता था 9 8। सही है? ये क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ गई? ये मैं सिर्फ 2 का समझा रहा हूँ, पूरा स्टेट स्पेस में या ड्रॉ नहीं कर सकता। अब फर्ज कर लेंगे सब समझ में आ गया आपके। अब मैंने ये वाली बारी चूज की है, ये 1 4। इसका मतलब है मैंने 1 पे, आपने 1 पे बनाया, मैंने कहा बनाया 4 पे। अब इससे अगर हम चाइल्ड निकालने की कोशिश करें तो वो क्या क्या आ सकते हैं, देखिएगा। आपका 1 पे बना हुआ है, मैंने 4 पे बनाया, आपने 2 पे बना दिया। आपका 1 पे बना हुआ है, मैंने 4 पे बनाया, आपने 3 पे बना दिया। आपका 1 पे था ऑलरेडी, मेरा 4 पर है, आपने क्या बना दिया? 5 पर बना दिया। आप 1 पे बना चुके हैं, मैंने 4 पे बना लिया, आपने 6 पे बना लिया। आप 1 पे बना चुके हैं, मैंने 4 पे बनाया हुआ है, आपने 7 पे बना लिया। आप 1 पे बना चुके हैं, मैंने 4 पे बनाया, आपने 8 पे बना लिया। और एक और देख लेते हैं, आप 1 पे बना चुके हैं, मैं 4 पे बना चुका हूँ, आपने 9 पे बना लिया। इसका मतलब है देखें, सिर्फ एक से कितने ऑप्शन आए? 7 ऑप्शन आ गए। क्लियर हो गई ये बात? तो इसका मतलब हर किसी के पास 7 7 ऑप्शन होंगे। ये टोटल कितने लोग हैं?
ये टोटल कितने लोग हैं सेकंड लेवल पे? 72। कितने लोग हैं? 72। इन 72 में हर किसी के पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 7। तो ये नंबर क्या हो गया? ये नंबर क्या हो गया? 7 हो गया। क्लियर हो गई ये बात? अब अगर फर्ज कर लें मैं ये चूज कर लूं, अब आपने बनाया हुआ है 1 पे, मैंने बनाया था 4 पे, और आपने दोबारा बना लिया 5 पे। तो अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या है? 1 4 5 मैं 2 पे बना लूं, 1 4 5 मैं 3 पे बना लूं, 1 4 5 मैं 6 पे बना लूं, 1 4 5 मैं 7 पे बना लूं, 1 4 5 मैं 8 पे बना लूं, 8 पे, एंड 1 4 5 मैं कहा बना लूं? 9 पे बना लूं, मैं 9 पे बना लूं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये कितना है? 5 6 ऑप्शन आ गए, ये 6 ऑप्शन आ गए। तो इसका मतलब है ये 72 इंटू 750 लोग, जो लोग 7504 जो लोग थे, उनमें हर किसी के पास कितना ऑप्शन होगा? 6। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, 72 का मतलब क्या होता है? 9 इंटू 8, ऐसा ही है ना? और फिर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है अब? 6 से। तो नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा? ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। उससे नेक्स्ट लेवल पे 4 से, 3 पे, 2 से। तो ये जो टिक टेक टो होता है, इसका पूरा जो स्पेस होता है, जो नोट्स बनती हैं, वो कितनी बनती है? 9 फैक्टोरियल। कितनी बनती है? 9 फैक्टोरियल। कितनी बनती है? 9 फैक्टोरियल। मतलब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है टिक टेक टो के? 9 फैक्टोरियल। समझ में आई ये बात अब कि कितनी तरह की पॉसिबल स्टेट बन सकती हैं? 9 फैक्टोरियल। समझ में आ गई ये बात? अब ये बात आपकी समझ में आ गई, सही है। आगे बढ़ते हैं, इसको ना मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। अब ये ना, ये जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये एक स्टेट कहलाती है। ये जो इतने सारे हमने बनाए 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल तरह की स्टेट बन सकती हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है? जिसमें चेंजेस कर रहे हो आप। स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक चीज आप चेंज करो तो आपके एनवायरमेंट में चेंजेस आ जाए, वो स्टेट है। फर्स्ट करें ये एक स्टेट है, देखें ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है। आपने यहां बनाया, ये दूसरी स्टेट बन गई। आप यहां भी बना सकते थे, यहां भी बना सकते थे। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? और क्लियर कर लें इस बात को कि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि हर किसी का जो स्टेट स्पेस होता है वो 9 फैक्टोरियल होता है। चेस का स्टेट स्पेस अलग है, डिफरेंट गेम्स का स्टेट स्पेस अलग है। मैंने आपको सिर्फ किसका समझाया है? टिक टैक टो का। मैंने आपको किसका समझाया? टिक टैक टो का। ये बात समझ में आ गई आप सबके? एक चीज और समझा देता हूँ, फिर हम आते हैं एनवायरमेंट पे। फर्ज करें आप क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में आपके पास 3 सीट्स हैं और आप 2 दोस्त हैं। 3 सीट्स हैं, आप 2 दोस्त हैं। सबसे पहले आप जाते हैं, आपके पास कितने ऑप्शन है? फर्ज करें 4 सीट्स हैं और आप 2 दोस्त हैं। 4 सीट्स हैं और आपके पास कितने, आप 2 दोस्त हैं। तो सबसे पहले आप क्लास में जाते हैं, तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन है डेफिनेटली। उनको मैं नाम दे देता हूँ ABCD। लेकिन फर्ज करें आप यहाँ बैठ आप यहाँ बैठ सकते थे, आप यहाँ बैठ सकते थे, आपके पास थर्ड ऑप्शन भी मौजूद है, आप वहाँ बैठ जाएं, और आपके पास फोर्थ ऑपरेशन ऑप्शन भी मौजूद है। वो ऑपरेशन ये है कि आप यहाँ बैठ जाएं। सही है। अब आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। आपका दोस्त आता है, सही है, उसके पास कितने ऑप्शन मौजूद होंगे? 3। इसका मतलब है इससे भी 3 ऑप्शन, इससे भी कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन, इससे भी कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन, और इससे भी कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। बस आपका दोस्त खत्म, और कोई लोग नहीं है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई? टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई? क्या यहां हमने 4 फैक्टोरियल किया?
क्या यहाँ हमने 4 फैक्टोरियल किया? उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं किया 4 फैक्टोरियल? कोई एक्सप्लेन कर सकता है यहाँ पर फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जो मैं पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? हमारी नीड पूरी हो गई, या इसको और आसान अल्फाज में बोले आप कि देखें, जितने इंडेक्स थे उतने लोग नहीं थे। जितने इंडेक्स थे उतने लोग नहीं थे। अगर 4 लोग होते और चार चार लोग होते, मतलब आपके दोस्त 4 होते आप लोगों को मिला के, तो आप 4 फैक्टोरियल करते। लेकिन आप दोस्त कितने हैं? आप दोस्त हैं 2। तो आपने क्या किया, टोटल इंडेक्स को पीछे लेके आए। फर्ज करें आप 2 दोस्त हैं, तो आपने कहा सर 4 × 3, सिंपल, 2 लोगों के कॉम्बिनेशन। अगर आपका एक दोस्त और होता तो आप क्या करते? 2 से मल्टीप्लाई करते। इसकी मिसाल एक और देता हूं। फर्ज करें आप रूम में गए, आपके पास कितने ऑप्शन है? 50 सीटें हैं आपके पास। आपके पास कितने ऑप्शन होंगे? 50 होंगे। आपका दोस्त आपके पीछे जाता है, उसके पास कितने ऑप्शन होंगे? हर फॉर एवरी 50 49। इसका मतलब है 50 × 49। 50 × 49 होगा। आपने यहाँ 50 फैक्टोरियल नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपके 2 दोस्त थे। अगर आपके 50 दोस्त होते और 50 ही सीट्स होती तो आप 50 फैक्टोरियल करते। फर्ज करें आपके दोस्त 4 हैं, तो आप 50 49 48 47 तक लेके जाएंगे। आपको मिला के आप 4 दोस्त हैं, तो आप 50 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 से करेंगे, 47 से करेंगे, बात खत्म। तो अगर मेरे पास 50 सीट्स हैं और 50 ही दोस्त हैं मेरे, तो मैं 50 फैक्टोरियल करूंगा। टिक टेक 2 में मैंने 9 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि मेरे पास 9 ऑप्शंस फिल करने थे मुझे, इसलिए मैंने 9 फैक्टोरियल तक किया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 50 से काउंट इसलिए करेंगे क्योंकि इनिशियली 50 इंडेक्स हैं। 50 से काउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 50 इंडेक्स है इनिशियली। सही है भाई। आप बस में बैठते हैं, 50 सीट्स होती हैं, आपके 50 ऑप्शन है बस। अब बस कंप्लीट थोड़ी होती है, एक एक करके जो लोग आते हैं उनके बाद ऑप्शन बढ़ते रहते हैं। ठीक है, स्टेट समझ में आ गई? स्टेट क्या होती है और स्टेट स्पेस। तो ये जो पूरा आप नंबर निकालते हैं स्टेट स्पेस कहलाता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आ जाते हैं एनवायरमेंट पे, क्योंकि स्टेट का कॉन्सेप्ट दिए बगैर एनवायरमेंट समझ में नहीं आ सकता था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एनवायरमेंट की पहली कैटेगरी में। देखिए, एजेंट डिजाइन करने से पहले आपको एनवायरमेंट भी समझना जरूरी है। अब एक एजेंट डिजाइन हो रहा है, एनवायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनवायरमेंट की पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। अच्छा जी, गौर से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, चीजों को मिक्सअप कर देते हैं। जब आप फुली और पार्शियली समझ रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई और चीज नहीं है। फुली ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या होता है? फर्ज करें आप एक एजेंट है, आप नहीं, आप एक एजेंट नहीं है, आप गेम खेल रहे हैं, चेस फिजिकली खेल रहे हैं मेरे साथ। क्या आप चेस, मैं आपको चेस का पूरा बोर्ड ना दिखाऊं और सिर्फ आखिर की 2 रॉज दिखा दूं और बोलूं खेलो, तो आप खेल सकते हैं? डेफिनेटली आपको जीतने के लिए पूरा बोर्ड दिखना चाहिए। डेफिनेटली आपको जीतने के लिए पूरा बोर्ड दिखना चाहिए, उस गेम की रिक्वायरमेंट ही यही है। लेकिन आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पे और आपको जाना है शार फैसल से गुलशन इकबाल। आपको गाड़ी में शार फैसल पे खड़े होके क्या गुलशन चौरंगी दिखती है? नहीं दिखती। लेकिन आपको शार फैसल दिख रहा होता है, जितना आपके विजन में होता है उतना आपको दिख रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको कंप्लीट एक्सेस होना चाहिए। आपके सेंसर्स अगर आपको कंप्लीट एक्सेस नहीं देंगे उस एनवायरनमेंट में, तो आप इस टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। लाइक टिक टेक टो, जब तक मैं पूरा बोर्ड ना देखूं मुझे, मैं गेम नहीं जीत सकता। लेकिन गाड़ी चलाते हुए मुझे सिर्फ सामने का रोड दिख रहा हो, पीछे का रोड दिख रहा हो, दाएं दिख रहा हो, बाएं दिख रहा हो, काफी है। हालांकि मेरे एनवायरनमेंट में गुलशन चौरंगी भी है, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे घर जाना है। तो कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं
अगर एजेंट का सेंसर उन्हें कंप्लीट एक्सेस दे कंप्लीट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट पे, कंप्लीट एक्सेस दे कंप्लीट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट पे, तो एजेंट एनवायरमेंट कहलाता है फुली ऑब्जर्वेबल। मतलब मैं क्रॉसवर्ड गेम खेल रहा हूं, क्रॉसवर्ड होता है ना जिसमें वर्ड्स बनाते हैं आप, मैं क्रॉसवर्ड गेम खेल रहा हूं, तो क्रॉसवर्ड गेम खेलते हुए मुझे पूरा कॉम्बिनेशन दिखना चाहिए कैरेक्टर्स का, अदरवाइज मैं गेम नहीं खेल सकता। तो क्रॉसवर्ड खेलते हुए, चेस खेलते हुए, टिक टैक टो खेलते हुए मेरे पास कंप्लीट एक्सेस होना चाहिए एनवायरमेंट का। अगर मेरे सेंसर मुझे एनवायरमेंट पे कंप्लीट एक्सेस दे रहे हैं तो मेरा एनवायरमेंट क्या कहलाएगा? फुली ऑब्जर्वेबल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब डिपेंड करता है, कुछ एग्जाम्पल ऐसी होती हैं जो पार्शली भी हो सकती हैं, फुली भी हो सकती हैं, लेकिन अभी मैं आपसे प्योर पार्शली डिस्कस करता हूं। आप टैक्सी ड्राइवर की एग्जाम्पल ले लें। फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल मतलब क्रॉसवर्ड या दो तरह के होते हैं। अच्छा खैर, डिपेंड करता है ना क्रॉसवर्ड, मतलब देखें जब आप कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे होंगे तो आपको उसके बारे में पता होगा। मैं आपको वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको टैक्सी ड्राइवर की बताता हूं। तो टैक्सी ड्राइवर का एनवायरनमेंट क्या होता है? पार्शियली ऑब्जर्वेबल, सही है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर का एनवायरनमेंट पार्शियली भी हो सकता है और बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको मेरी बात से समझ में आ जाएगा। वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर दो तरह से काम कर सकता है। एक वैक्यूम क्लीनर वो हो कि जिसको छत पे उसका कैमरा लगा हुआ हो, वो रूम की छत पे कोई कैमरा लगा हुआ हो जो उसको पूरे रूम की पिक्चर दे रहा हो, तो उसको पूरा एनवायरनमेंट दिख रहा होगा। एक वैक्यूम क्लीनर वो हो सकता है जो कि वैक्यूम क्लीनर पे एक लोकल सेंसर लगा हुआ हो जो उसको एक सिर्फ छोटे से रेडियस का 1 आध मीटर का एनवायरनमेंट दे रहा हो, पूरे रूम का एनवायरनमेंट ना दे रहा हो। तो ये डिपेंड करता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें यू नीड टू डिस्कस कि भाई हम ये सपोज कर रहे हैं इसलिए इन्वायरमेंट जो है वो फुली है या पार्शली है। लेकिन जो आप गेम खेल रहे होते हैं, कार रेसिंग गेम जितने भी हैं, वो ज्यादातर क्या होते हैं? पार्शली होते हैं। पबजी खेलने आप, मतलब जो भी फाइटिंग गेम है जिसमें आपको फाइटिंग गेम का मतलब स्ट्रीट फाइट नहीं बोल रहा मैं, फाइटिंग गेम का मतलब होता है जैसे काउंटर स्ट्राइक वगैरह, जिस तरह के गेम्स हैं जिसमें आपको एक जगह पे दूसरी जगह जाना है और कोई टारगेट पूरा करना है, तो आपको कंप्लीट एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा होता, आपको नहीं पता होता कि 4 बिल्डिंग छोड़ के उस बिल्डिंग के अंदर क्या है क्या नहीं है। जी पार्शली है पबजी। मैं पबजी नहीं खेलता लेकिन मुझे अंदाजा है कि फाइटिंग गेम है तो वो पार्शली होगा। इज इट क्लियर? अब आप एक इमेज क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम लगा रहे हैं कि इमेज इनपुट दो और वो आपको आंसर दे दे कि भाई इस बंदे को ये बीमारी है या नहीं, तो जब तक पूरी इमेज इनपुट नहीं दोगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये क्या है? फुली ऑब्जर्वेबल। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये फुली क्यों है, पार्शियली क्यों नहीं है। वो हो सकता है कि कुछ चीजें उन्होंने सपोज की हुई हो कि ये जैसे मैंने आपसे वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल दी ना, ये देखें इन्होंने वैक्यूम क्लीनर कौन सा सपोज किया हुआ है? दिस वन, अ लोकल डेट सेंसर ऑफ द क्लीनर कैन नॉट टेल वेदर द अदर स्क्वायर्स आर क्लीन और नॉट। ये इन्होंने पार्शियली सपोज किया हुआ है, सही है। पार्शियली और फुली ऑब्जर्वेबल समझ में आ गया आप सबके? दूसरी कैटेगरी कहलाती है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट और स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट completely determined by the current state and the action executed by the agent, then the environment is deterministic, otherwise stochastic। क्या कह रहे हैं? आप जिस स्टेट पे खड़े हुए, अगर करंट स्टेट पे जो आप खड़े हुए आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट कंप्लीटली डिटरमाइन में हो जाएगी अगर एनवायरनमेंट में। क्या आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? बताने का मतलब ये है कि आपने इस स्टेट पे खड़े होकर कोई एक्शन परफॉर्म किया और नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, तो एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक है, अदरवाइज क्या है? स्टोकास्टिक है।
मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। कुछ एनवायरमेंट ऐसे होते हैं देखिए जिसमें ना रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे मैं टिक टैक टो खेल रहा हूँ। अब टिक टैक टो खेलते हुए जब आपका टाइम होता है तो कुछ के एनवायरमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है कि जब यूजर 1 खेल रहा हो तो यूजर 2 कुछ ना करे, ऐसा ही है ना। जब यूजर 1 खेल रहा हो, अपनी बारी कर रहा हो, तो यूजर 2 उसमें कोई चेंजेस ना करे। चेस खेल रहे हैं, कोई चेंजेस ना करे। टिक टैक टो खेल रहे हैं, कोई चेंजेस ना करे। तो कुछ एनवायरमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, अगर उसमें आप ये रिस्ट्रिक्शन हटा दें तो फिर वो गेम गेम नहीं रहेगा जिस गेम की हम बात कर रहे हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है, जब आप टिक टैक टो खेलते हुए कोई मूव परफॉर्म कर दें, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, तो आपको पता होता है कि जैसे मैं ये मूव परफॉर्म करूंगा नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, आपको पता होता है ना ये बात, क्योंकि आपको पता है सामने वाला को चेंजेस कर नहीं सकता। तो ये इन्वायरमेंट कहलाते हैं डिटर्मिनिस्टिक। ये इन्वायरमेंट क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनिस्टिक। ये इन्वायरमेंट कहलाते हैं डिटर्मिनिस्टिक, जिसमें आपको करंट स्टेट पे खड़े होकर एक्शन परफॉर्म करके ये पता हो कि मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। ये इन्वायरमेंट कहलाते हैं डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन जो स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट होते हैं उनमें आपको कंप्लीट नेक्स्ट स्टेट का नहीं पता होता, लाइक टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर क्या होता है, टैक्सी ड्राइवर आप जब गाड़ी चला रहे हैं, डेफिनेटली और लोग भी चला रहे हैं, आपने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी चला के आगे चला जाऊंगा और सब लोग अपनी जगह पर रुक रहेंगे, लेकिन नहीं, वो एनवायरनमेंट अलाउ कर रहा है, वो एनवायरनमेंट अलाउ कर रहा है दूसरे लोगों को भी मूव करने को, वो एनवायरनमेंट अलाउ कर रहा है दूसरे लोगों को भी मूव करने को। इसलिए आपको नहीं पता होगा नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। आप भले एक जगह पे दूसरी जगह खैर खैरियत से पहुंच जाएं, लेकिन इस दौरान एनवायरनमेंट में और चेंजेस भी हो चुके होंगे। वो चूंकि एनवायरनमेंट के अंदर आपको मना नहीं है। क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर में क्या कह रहे हैं ये, कि भाई आपने सोचा ये ब्लॉक जब मैं साफ करूंगा हो जाएगा, हो सकता है आपने कहा कि भाई रूम के अंदर कोई चीज अपनी जगह से पोजीशन चेंज नहीं करेगी और मैं ये जगह साफ कर दूंगा, लेकिन एक बंदा उठ के दूसरी जगह पे चला गया, स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है, कि कोई भी चीज आपके एनवायरनमेंट में अपनी पोजीशन चेंज कर दे। अब उस एनवायरनमेंट के अंदर लोग भी मौजूद हैं वैक्यूम क्लीनर के, तो यहाँ पर भी बहस हो सकती है कि सर अगर कोई कमरे में मौजूद ना हो और सारी चीजें रुकी हुई हो, तो फिर आप ये कह सकते हैं एनवायरनमेंट क्या है, डिटर्मिनिस्टिक। ये डिपेंड करता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें आप एनवायरनमेंट को दोनों कैटेगरीज में लाए कर सकते हैं, लेकिन उसमें पहले से आपको मेंशन करना पड़ता है कि मेरे एनवायरनमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा जी। अब एक और कैटेगरी है, वो कहलाती है एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। एपिसोडिक डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट ये होता है कि नेक्स्ट स्टेट आपको करंट स्टेट से पता चल जाए कि मैं ये एक्शन परफॉर्म करूंगा। ये अभी मैंने आपको टिक टैक टो की एग्जांपल दी थी। टिक टैक टो में आपने बनाया स्क्वायर 1 में, इंडेक्स 1 पे बनाया। अब मेरी बारी है, मैं सोचता हूँ कि मैं इंडेक्स 2 पे बनाऊंगा। तो इंडेक्स 2 पे बनाने के बाद मुझे पता है कि क्या स्टेट आएगी, आप उसमें चेंजेस तो नहीं कर सकते ना, कोई और भी चेंजेस नहीं कर सकता, तो मुझे पता है नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। इसलिए वो एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा, डिटर्मिनिस्टिक। पबजी खेल रहे हैं, फाइटिंग गेम खेल रहे हैं आप, वो एनवायरनमेंट क्या है, स्टोकास्टिक। क्योंकि आपने एक्शन परफॉर्म किया, आपको पता है इस एक्शन के परफॉर्म करने से ये बंदा मर जाएगा या ये चीज सामने से हट जाएगी या मैं यहाँ चला जाऊंगा, लेकिन एनवायरनमेंट में पैरेलल में और लोग भी चेंजेस कर रहे हैं, तो स्टेट चेंज हो रही है। आपने गाड़ी चलाई अचानक से, आपने बोला ये गाड़ी में चलाऊंगा तो मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा, बाकी सब लोग अपनी जगह पे रुके रहेंगे। अचानक से कोई और बंदा भी गाड़ी चला ले, तो जैसे ही गाड़ी चलाई एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए। एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए तो इसका मतलब स्टेट चेंज हो गई। सही है। एपिसोडिक एनवायरनमेंट क्या होता है उससे पहले आपको एपिसोड समझना पड़ेगा। एपिसोडिक एनवायरनमेंट से पहले आपको एपिसोड समझना पड़ेगा। एपिसोड का मतलब क्या होता है, एक एजेंट ने एक एजेंट ने कोई चीज परसीव की, एक एजेंट ने कोई चीज परसीव की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दिया। एक एजेंट ने कोई चीज परसीव की और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये पूरा एक पेयर कहलाता है एपिसोड। मतलब कोई चीज परसीव करी, एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये सिंगल पेयर है ना पूरा।
एक्शन परसीव करके एक्शन परफॉर्म करना, सॉरी एनवायरमेंट से परसीव करके एक्शन परफॉर्म करना, ये पूरा एक पेयर क्या कहलाएगा, एपिसोड। मतलब मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये एक एपिसोड है। तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे एपिसोड है, मैं चीजें परसीव करता हूँ, एक्शन परफॉर्म करता रहता हूँ, तो डिफरेंट एपिसोड हैं ये आपस में। पहले एपिसोड समझ में आ गया है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड क्या है कि एजेंट सिंगल पेयर ऑफ एजेंट ने कोई चीज परसीव की और एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये एक एपिसोड कहलाता है। एजेंट ने कोई चीज परसीव की और एक एक्शन परफॉर्म कर दिया, ये पूरा एक एपिसोड कहलाता है। सही है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने देखा सामने बैरियर आ गया, आपने ब्रेक मार दिया, बैरियर को आपने परसीव किया और एक्शन परफॉर्म कर दिया, ब्रेक। बस ये एक एपिसोड कहलाएगा। एपिसोड समझ में आ गया। तो एपिसोडिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें एपिसोड्स आपस में डिपेंडेंट नहीं होते, एपिसोड आपस में डिपेंडेंट नहीं होते। लाइक मैं आपके फाइनल एग्जाम की कॉपीज चेक कर रहा हूं, स्टूडेंट 1 की कॉपी चेक करता हूं, उसका आता है बी, उसके मैं मार्क्स अपलोड कर देता हूं। अब सेकंड स्टूडेंट की कॉपी उठाता हूं, पहले स्टूडेंट की कॉपी चेक की, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स अपलोड कर दिए, एक्शन परफॉर्म कर दिया, एक एपिसोड हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट आता है, उसकी कॉपी उठाता हूं मैं, तो क्या दूसरे स्टूडेंट की कॉपी का के मार्क्स का ताल्लुक पहले स्टूडेंट के मार्क्स से है या नहीं है? नहीं है ना। तो ये आप एपिसोडिक एनवायरनमेंट है। आपस में एपिसोड आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। एपिसोड आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट। इज इट क्लियर? वही कन्वेयर बेल्ट वाली एग्जांपल ले लें, फिश 1 आई, सॉर्ट की, फिश 1 थी, अब दूसरी फिश रखी, तो क्या उसका ताल्लुक इस चीज से होगा कि पहले कौन सी फिश आई थी? डेफिनेटली आपस में इंडिपेंडेंट है ये। तो एपिसोड आपस में क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर एपिसोड आपस में इंडिपेंडेंट है तो इन्वायरमेंट एपिसोडिक है। अब आपकी सीक्वेंशियल की एग्जांपल ले लें, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल एग्जांपल क्या है, आप ही की एग्जांपल ले लेते हैं। आपके क्विज चेक किया, आपके असाइनमेंट चेक किया, आपके मार्क्स चेक किए फाइनल के, तो ये आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे के, ये सीक्वेंशियल है, ये सीक्वेंशियल है। आप गेम खेल रहे हैं चेस, आपने अभी मूव परफॉर्म किया, ये आपका करंट मूव फ्यूचर के आपके एक्शन पे असरअंदाज होगा या नहीं होगा? आपका जो करंट मूव है वो आपके फ्यूचर के एक्शन पे असरअंदाज होगा या नहीं होगा? चेस खेलते हुए या टिक टैक टो खेलते हुए या ड्रॉफ खेलते हुए, होगा ना। तो ये आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये एनवायरनमेंट कहलाता है सीक्वेंशियल। इज इट क्लियर? ये एनवायरनमेंट कहलाता है सीक्वेंशियल। क्लियर हो गई बात? जितने भी गेम्स होते हैं, ज्यादातर गेम्स सीक्वेंशियल होते हैं। पबजी में आपको क्या करना पड़ता है, टारगेट क्या होता है आपका पबजी खेलते हुए? पबजी में गेम चिकन डिनर, सही है। तो आपके आपके जो एक्शंस होते हैं आपस में डिपेंडेंट होते हैं, आपको चिकन डिनर तक पहुंचना होता है, सही है। तो आपस में आपके एक्शंस क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। चेस खेलते हुए आपको चेस खेलना जीतना होता है, चेकमेट कंडीशन जो होती है वो आपको अचीव करनी होती है, तो वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं। ड्राफ्ट खेलते हुए आपको जीतना होता है और टिक टैक टो खेलते हुए आपको जीतना होता है, तो तमाम एक्शंस आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। इसीलिए इसीलिए ये इन्वायरमेंट क्या है, सिक्वेंशियल है। टैक्सी ड्राइवर क्या है, सिक्वेंशियल है। टैक्सी ड्राइवर क्या है, सिक्वेंशियल है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह टैक्सी ड्राइवर अगर आपको लेके जा रहा है ऑटोनोमस, तो उसके तमाम एक्शंस आपस में डिपेंडेंट है। वो जिन जिन स्टॉप से, जिन जिन रूट से आपको लेके जाता है वो भी डिपेंडेंट है, तमाम एक्शंस उसके आपस में डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने पहली टाइप देखी फुली वर्सेस पार्शियली, दूसरी टाइप देखी हमने डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक, तीसरी टाइप देखी एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। थोड़ा सा इसको इसको खत्म तो नहीं हो रहा, अभी 3 एग्जाम्पल और हैं। फर्स्ट करें चेस की बात कर लें, तो चेस क्या है, फुली ऑब्जर्वेबल, साथ साथ डिटर्मिनिस्टिक, साथ साथ सीक्वेंशियल। सही है। तो एक से ज्यादा कैटेगरीज में इस तरह से लाई कर रहा है।
टैक्सी ड्राइवर क्या है? पार्शियली, स्टोकास्टिक एंड सिक्वेंशियल। सही है? क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरीके से चीजों को आप समराइज कर सकते हैं।